इंस्पेक्टर कामिनी गाड़ी चला रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कामिनी ने गाड़ी साइड में रोकी और कॉल उठाया। कौन बोल रहा है? कामिनी मैम, मैम मुझे बचा लीजिए प्लीज, वो मुझे मार डालेगा, मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप कहाँ से बात कर रहे हो, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप घबराइए मत। मैम वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैम वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और कॉल कट गया। कामिनी ने उस नंबर पे वापस से कॉल किया, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कामिनी ने हवलदार को कॉल किया और उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। साथ ही इंस्पेक्टर राठौड़ को भी कॉल करके सारी बात बताई और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में शहर में एक लड़की की अजीबोगरीब तरीके से खून होने की खबर आई। कामिनी को जब उस नंबर की इंफॉर्मेशन मिली तो पता चला कि वो नंबर तो उसी लड़की का है जिसका खून हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ जब उस स्पॉट पर पहुंचे तब उस लड़की की डेड बॉडी एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से चाकू के वार से खराब कर दिया गया था और उसके माथे पर एक काले रंग का गुलाब रखा हुआ था। ऐसे अजीबोगरीब तरीके से खून के पीछे का राज क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल इंस्पेक्टर राठौड़ के मन में आ रहे थे। इस केस की छानबीन करने के ठीक 1 महीने बाद फिर से एक मर्डर की बात पूरे शहर में फैल गई। ताज्जुब की बात तो यह थी कि इस लड़की को भी उसी तरीके से मारा गया था जैसे 1 महीने पहले मर्डर हुआ था, और ऐसे ही लगातार 4 महीनों तक मर्डर होता रहा। सर, ये केस उतना आसान नहीं लगता जितना हम सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये कौन हो सकता है और क्यों? सही कहा तुमने कामिनी, ये किलर बहुत चालाक है। मुझे लगता है कि ये कोई साइको किलर है जो सभी खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस की कामिनी? क्या सर? ये कि हर मर्डर महीने की 14 तारीख को हो रहा है। हो ना हो ये किलर अभी भी किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में है और इस महीने की 14 तारीख को वो पक्की सी बात है कि एक और मर्डर करेगा। लेकिन इस बार हमें उसे पकड़ना होगा कामिनी। अगले दिन जब कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ केस की छानबीन कर रहे थे तब एक न्यूज रिपोर्टर उनके पास आया। हेलो सर, मेरा नाम विक्टर है, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं सर। आपके यहाँ आने की वजह? शहर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, बस उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं सर। देखो विक्टर, इस बारे में अभी हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते हैं, मामला सेंसिटिव है, लेकिन बहुत ही जल्द हम उस किलर को पकड़ लेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो अब तुम जा सकते हो यहाँ से, वो रहा दरवाजा। मैं जानता हूँ सर कि आप उसे पकड़ लेंगे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कामिनी, हवलदार और राठौड़ उसकी ओर देखने लगे। विक्टर ने कहा कि वो उनके साथ रहना चाहता है। विक्टर ने बताया कि वो पहले से ही एक इंस्पेक्टर बनना चाहता था। उसके लिए उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से उसे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और नौकरी करनी पड़ी। अब वो क्या है ना सर कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके साथ एक बार काम करूं। अगर मैं आपके किसी भी तरह से मदद कर सका तो मान के चलिए मेरा इंस्पेक्टर बनने वाला जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। पहले तो इंस्पेक्टर राठौड़ ने साफ मना कर दिया, लेकिन विक्टर की बहुत विनती करने के बाद वो राजी हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से कम एक बार तो अपना सपना पूरा करूंगा। थैंक यू सर। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। दूसरे दिन से विक्टर हमेशा कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ के साथ रहता और उनकी हेल्प करता। सर, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, लेकिन ये सीरियल किलर तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। अरे सबूत भी मिलेंगे और गुनहगार भी। कामिनी, कुछ भी हो जाए, इस बार वो किलर मेरे हाथ से नहीं बचेगा। एक दिन कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और विक्टर एक साथ बैठकर किलर के बारे में बात कर रहे थे। सर, मुझे लगता है कि इस किलर को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो बहुत ही होशियारी से सब कुछ प्लान कर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने विक्टर। अब मुझे भी लगता है कि मैं ये केस पूरा नहीं कर सकता। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं किलर को पकड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं अब ये केस ही छोड़ दूं। ये आप क्या कह रहे हो सर?
आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं सर? अरे नहीं सर, आप ऐसे कैसी बातें कर सकते हैं? अरे मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और आप है कि केस ही छोड़ना चाहते हैं। ये क्या बात हुई सर? देखते हैं। वैसे विक्टर, नाइस डियो। हाँ हाँ सर, ये मेरा फेवरेट डियो है। एनीवे, चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन नहीं आए। कामिनी ने उनको कॉल किया लेकिन कॉल नहीं लगा। सब परेशान होने लगे कि आखिर राठौड़ सर कहां गए। देखते ही देखते 14 तारीख आ गई। मिशा अपने स्टूडियो से वापस अपने घर आई थी। मिशा एक मॉडल थी। वो घर आई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई। तभी उसके रूम को किसी ने अंदर से लॉक कर दिया। मिशा जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एक लड़का जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था वो वायलिन बजा रहा था। उसे देखकर मिशा बहुत डर गई। कौन हो तुम? और तुम मेरे रूम में कैसे आए? क्या चाहते हो तुम? देखो देखो, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मिशा ने जैसे ही चिल्लाने की बात की, उस आदमी ने वायलिन जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिशा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। मिशा वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत डर गई थी। उसने मदद के लिए खिड़की से किसी को बुलाना चाहा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अचानक वो आदमी खिड़की से उसके सामने आया। उसे देख मिशा पीछे हटी। वो आगे बढ़ता गया और थोड़ी देर बाद, हेलो मिस्टर विक्टर, कैसे हो? अरे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, जरा हाथ तो, अरे हाथ कैसे मिलाओगे? अच्छा, हालचाल तो ठीक है ना आपके? अब तक तो सब ठीक था सर, पर शायद अब नहीं रहेगा। तो बोलो मिस्टर विक्टर, कहानी यहाँ बताओगे या ससुराल लेकर चलें? मैंने कुछ नहीं किया है सर, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अरे आप उसको जाकर पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रखा है? उसे किसे? किसने किया है सब? ट्विंकल को। ट्विंकल? कौन ट्विंकल? मेरे दोस्त। विक्टर ने बताया कि ट्विंकल उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लंच करते, शॉपिंग करते, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। विक्टर ट्विंकल से प्यार करने लगा था, लेकिन वो उसे कह नहीं पाता था। एक दिन उसने तय कर लिया कि कॉलेज में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को वो ट्विंकल को प्रपोज करेगा, और उसने वैलेंटाइन डे के दिन ट्विंकल को प्रपोज भी किया और उसे एक रेड कलर का ड्रेस और रोज गिफ्ट किया। लेकिन ट्विंकल उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उसने उसे साफ इनकार कर दिया। विक्टर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे लगा तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम भी औरों जैसे निकले। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा कहकर ट्विंकल ने वो ड्रेस और रोज विक्टर के मुंह पर फेंक दिया और वो शहर छोड़कर चली गई। विक्टर को ये बात बहुत बुरी लगी। वो रात भर वहीं रोता रहा। धीरे धीरे उसके मन में खूबसूरत लड़कियों के लिए नफरत पैदा हो गई। इसीलिए वो हर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, उन्हें मारना चाहता था। ओह, तो इसलिए तुमने उन 4 लड़कियों को मार डाला? सर, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। अगर ये खुद किलर है तो ये हमारे साथ क्यों रहता था हमेशा, और आपको इस पर शक कैसे हुआ? कामिनी, ये हमारे साथ इसलिए रहता था ताकि ये हमारी हर एक चाल पर नजर रख सके। अच्छा, तुम्हें याद है एक दिन की बात है कि हम लोग पुलिस स्टेशन की कैंटीन में बैठे हुए थे और तभी ये भी वहां पे अंदर आया था। अंदर आते वक्त इसके हाथ से इसका बैग छूट गया था और ये बहुत ही घबराहट में उसको समेट रहा था। बस यही बात तो मुझे इसकी बहुत अजीब लगी। सर, बैग और खून का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, अरे कामिनी, बड़ा कनेक्शन है। उसी दिन तो मुझे असली खूनी का पता चला। वो कैसे सर? कामिनी, जब वो बैग लेकर हमारे पास अंदर आया तो मुझे एक खुशबू आई थी, और ये वही खुशबू थी कामिनी जो पहली लड़की के मरने के बाद उसके लापता हुए लाल रंग के कपड़े से आई थी। बस शक तो मुझे तभी से हो गया था। राठौर सर ने बताया कि वो वहां पुलिस कैंटीन से निकलने के बाद थोड़ी देर में वापस कैंटीन में आए और उन्होंने वहां पे सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तब उन्हें विक्टर के बैग से गिरे सामानों में
मॉडल मिशा की तस्वीर दिखाई दी। तभी वो समझ गए थे कि विक्टर ही असली कातिल है और उसका नेक्स्ट टारगेट मॉडल मिशा है। समझी कामिनी? इसीलिए मैंने केस से बाहर होने का नाटक किया ताकि मैं इस विक्टर पर नजर रख सकूं और उसे शक ना हो। वाओ, सच में सर, यू आर ग्रेट सर। कमाल कर दिया आपने तो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी, चीते की चाल और बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर का कमाल। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। रात के तकरीबन 2 बजे थे। संजय अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसके मोबाइल पर नरेंद्र का कॉल आता है। संजय, संजय, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। संजय, मुझे अभी सेंटर 1 के पास आकर मिलो। और वो बैग। इतना कहते ही कॉल कट हो गया। संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना मोबाइल लिया और सेंटर 1 के लिए निकल गया। संजय बहुत देर तक वहां नरेंद्र का इंतजार करता रहा। बहुत देर इंतजार करने के बाद नरेंद्र वहां नहीं आया। संजय ने कॉल ट्राई किया पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये नरेंद्र भी ना खुद चैन से रहता है ना मुझे रहने देता है। अगले दिन एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, कौन? आप संजय बात कर रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। आप जल्द से जल्द नरेंद्र के घर आ जाइए। क्यों सर, क्या हो गया? और नरेंद्र कहाँ है? तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस नरेंद्र के घर आ जाओ। संजय बिना वक्त गवाए नरेंद्र के घर पहुंचा। अपने सामने नरेंद्र की लाश देखकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने नरेंद्र की लाश पड़ी थी। मिस्टर संजय, क्या आप नरेंद्र के दोस्त हैं? जी हाँ, पर ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये सब जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि नरेंद्र ने आपको कॉल क्यों किया था? लास्ट कॉल आप ही का है। संजय ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई। उसके बाद नरेंद्र की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर राठौर इस केस की पूरी छानबीन कर रहे थे। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखने के बाद इंस्पेक्टर राठौर सीधे संजय के पास गया। कुछ देर उससे बात करने के बाद इंस्पेक्टर राठौर वहां से निकल गए। आपको क्या लगता है सर, किसने किया होगा नरेंद्र का खून और क्यों? खूनी बहुत शातिर है सर, ना घर में कोई तोड़ फोड़ और ना ही चोरी। कामिनी, ये केस ऊपर से जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। ऐसी कोई तो कड़ी है जो हमारी नजर से छूट रही है। क्या सर? एक बात तो साफ है कामिनी, खूनी सिर्फ खून करने के लिए वहां नहीं आया था। जरूर उसे कुछ ना कुछ चाहिए था। इंस्पेक्टर राठौर ने नरेंद्र की कॉल हिस्ट्री निकाली। उसके पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड चेक किया। वो कहां गया था, कौन से रेस्टोरेंट पे रुका था, किससे मिला था। सर, ऐसा तो नहीं कि संजय ने ही नरेंद्र का खून किया हो और हमें गुमराह करने के लिए कोई कहानी बता रहा हो? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है कामिनी, लेकिन कानून सबूत मांगता है और हमें खूनी को सबूत के साथ पकड़ना होगा। एक रेस्टोरेंट से बाहर आते वक्त वो एक अनजान इंसान से टकराया। वो सॉरी बोलकर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर राठौर के हाथ केस से जुड़ा कोई सबूत नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर नरेंद्र के घर गए। नरेंद्र के कमरे में दोनों जैसे ही गए तो संजय वहां पहले से ही मौजूद था। उन्हें वहां देख संजय घबरा गया। क्या बात है मिस्टर संजय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है हमसे ज्यादा तो आप इस केस में इंटरेस्टेड हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है, आप ही बताइए। संजय ने बताया कि उसने नरेंद्र का खून होने से पहले उसे 2 लाख रुपए दिए थे। उसे लगा कि वो पैसे उसने घर में ही कहीं रखे होंगे, इसीलिए वो ढूंढने के लिए वहां आया था। इंस्पेक्टर राठौर ने संजय को वार्न किया कि वो नरेंद्र के घर के आसपास नहीं आएगा और जब तक केस खत्म नहीं होता वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर राठौर एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी कामिनी का कॉल आता है। हाँ, बोलो कामिनी। सर,
आप कहाँ हो? केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको? हाँ कामिनी, इन्फॉर्मेशन तो मिली है। नरेंद्र ने अपने घर में कोई बहुत कीमती चीज छुपा रखी है। हम कल सुबह ही वहां जाएंगे और चेक करेंगे। आज रात को एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है। ओके कामिनी। ओके सर। इंस्पेक्टर राठौर वहां से चले गए। उस रात को तकरीबन 1 बजे एक आदमी नरेंद्र के घर में घुसा। उसने पूरे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, मुंह ढका हुआ था। वो नरेंद्र के कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। तभी लाइट जली। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी भी वहीं थे। उस आदमी ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर कामिनी ने उसे पकड़ लिया। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम सुंदर है और वो एक छोटा मोटा गुंडा है। चोरी करना, किडनैप करना, किसी को धमकी देना, यही सारे काम वो करता है। तभी उसके मोबाइल पर बिल्लू का कॉल आया। फोन उठा और अपने साथी को बोल कि तुझे डायमंड मिल गया है और उसे सेंटर 1 के पास आकर मिलने को बोल। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा इंस्पेक्टर राठौर ने कहा था। थोड़ी देर बाद बिल्लू वहां पहुंच गया। वो सुंदर के पास गया। तू पागल हो गया है क्या सुंदर? यहां क्यों बुलाया है मुझे? और डायमंड कहां है? तभी छुप कर बैठे कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर सामने आए और बिल्लू को पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है बिल्लू साहब? अभी तो आपकी ससुराल में खातिरदारी बाकी है। अब चलें। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर ने संजय को थाने में बुलाया। आइए आइए संजय साहब, कैसे हैं आप? हाल चाल ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नरेंद्र के खूनी के बारे में कुछ पता चला क्या? सब पता चल जाएगा, जरा पीछे मुड़कर तो देखिए। संजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने नरेंद्र खड़ा था और वो भी जिंदा। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस बात का पता कैसे चला कि नरेंद्र जिंदा है? इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब वो छानबीन करने के लिए रेस्टोरेंट गए थे, तब एक आदमी उनसे टकराया था। वो सुंदर ही था। उसके हाथ में एक कीमती ब्रेसलेट था। ये वही ब्रेसलेट था जो उस दिन उन्होंने नरेंद्र के घर उसकी तस्वीर में देखा था, लेकिन वो श्योर नहीं थे। लेकिन उसके अगले दिन जब वो चाय पीने के लिए दुकान पर गए, तब ये सुंदर चुपके से उन पर नजर रख रहा था। उनका शक तब यकीन में बदल गया। इसीलिए उन्होंने कीमती सामान नरेंद्र के घर होने की बात की, ताकि ये वहां जाए और वो उसे पकड़ ले। और हुआ भी वैसा ही। ये वहां आया और पकड़ा गया। वाह सर, क्या बात है। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आई। नरेंद्र की डेथ हो गई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी, हम खुद इस केस को हैंडल कर रहे थे, तो नरेंद्र जिंदा कैसे है? और अगर नरेंद्र जिंदा है तो वो लाश किसकी थी सर? कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है कामिनी। जब मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर संजय के घर गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में नरेंद्र की बॉडी में शराब पाई गई है, और संजय ने मुझे बताया था कि नरेंद्र शराब नहीं पीता था। कल इन दोनों को पकड़ने के बाद जब मैंने इस ब्रेसलेट के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि यह ब्रेसलेट नरेंद्र का नहीं बल्कि वीरेंद्र का है। ये वीरेंद्र कौन है सर? नरेंद्र और वीरेंद्र सगे भाई हैं। नरेंद्र और वीरेंद्र वीर प्रताप के बेटे हैं। वीर प्रताप ने अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद बराबर बांट कर दी थी और दोनों को एक जैसा ब्रेसलेट भी दिया था। लेकिन जो डायमंड बहुत ज्यादा कीमती था, वो वाला ब्रेसलेट नरेंद्र को दिया था, क्योंकि वीरेंद्र को शराब पीने की आदत थी और इस बात से उसके पिता नाराज थे। अपने पिता की मौत के बाद वीरेंद्र हमेशा नरेंद्र को डायमंड को लेकर धमकाता। उस रात जब नरेंद्र ने संजय को कॉल किया, तब नरेंद्र डायमंड की जिम्मेदारी संजय को देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वीरेंद्र इन दो गुंडों के साथ नरेंद्र के घर गया। नरेंद्र और वीरेंद्र के बीच वहां हाथापाई हुई। बिल्लू ने नरेंद्र के सिर पर वार करना चाहा, लेकिन गलती से वीरेंद्र को चोट आई। सर से ज्यादा खून बहने के कारण वीरेंद्र की मौत हो गई। नरेंद्र को किडनैप करके रखा। जब वीरेंद्र की मौत हो गई, तो बिल्लू ने उसके हाथ से ब्रेसलेट चुरा लिया और यहीं उसने गलती कर दी।
वाह सर, क्या बात है। आपने तो घास में सुई ढूंढने के बराबर अपने खूनी को पकड़ा है। आपका जवाब नहीं सर, कमाल कर दिया। अपना तो बस ऐसा ही है। खून? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, यही वो कार है? जी। सर, कार पर ना तो स्क्रैच है और ना ही कोई डैमेज। फिर ये खून छत पर कैसे आया? मिस्ट्री है। मल्होत्रा जी, कल आपकी कार कहीं बाहर थी क्या? जी, कल मैं फैमिली के साथ एसपीएन मॉल गया था। वहीं पार्किंग एरिया के ब्लॉक नंबर B6 में देर रात तक खड़ी थी। वो खून इस लाश से गिरा था। ओह माय गॉड। सर, मरने वाले का नाम सुनील मेहता है। पैन कार्ड के हिसाब से उम्र 60 साल है। सर, ये निशान? लगता है इसे ग्रोसरी ट्रॉली में काफी देर तक रखा गया था। उसके बाद ही इन्हें यहाँ लाकर डंप कर दिया। एंड आई थिंक इन्हें ट्रॉली से निकालते समय इनकी शर्ट ट्रॉली में ही फंसकर फटी होगी। बॉडी देखकर लगता है कि इनकी मौत करीब 20 से 24 घंटे के बीच हुई है। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? वो रहा सर। कल शाम यहाँ किसी का झगड़ा हुआ था क्या, या कुछ ऐसा जो अजीब था? जी नहीं सर। फिर ये लाश कहाँ से आई? पता नहीं सर, सच में हम इसके बारे में नहीं जानते सर। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, इस एरिया के कल शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो प्रोवाइड कर दो, बाकी हम देख लेंगे। सॉरी सर, सीसीटीवी कैमरे का रिपेयर वर्क चल रहा है, इसलिए पार्किंग और मॉल के सभी कैमरा 2 दिन के लिए बंद हैं। पर इससे पहले कोई और हादसा हो, सीसीटीवी चालू करो, वरना अगर मैंने फाइन लगा दिया तो मॉल 2-3 महीने के लिए बंद हो जाएगा। वैसे ये मॉल खुलने का क्या समय है? 10 बजे सर। सर, खून। इसका सैंपल लेकर सुनील के ब्लड सैंपल से मैच करो, उन्हीं का निकलेगा। ये ट्रॉली भी कस्टडी में लो। जी सर। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। हेलो सर, मेरा नाम सोमनाथ है। मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, तो मिलने चला आया। हम कोई सेलिब्रिटी हैं जो मिलने चले आए? नहीं सर। कैसी बातें करते हैं सर। एक्चुअली कल मेरी शॉप पर मुझे कुछ अजीब सा लगा था, वही शेयर करने आया हूँ सर। कैसा अजीब सा? सर, कल 3 बजे के आसपास एक आदमी शूज खरीदने आया था मेरी शॉप पर। ऐसे शूज चाहिए थे जो इस मॉल की टाइल्स पर भागते हुए बिल्कुल भी ना फिसले। हमने उसे वो शूज प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जब वो पैसे निकाल रहा था तो उसकी जेब से एक इंजेक्शन नीचे गिरा था। मैं उसे उठाने ही लगा था, लेकिन उसने हड़बड़ाते हुए बड़ी तेजी से वो इंजेक्शन उठा लिया। उस इंजेक्शन की वजह से मुझे कुछ गड़बड़ लगी सर। हो सकता है वो डायबिटिक हो, मतलब कि इंजेक्शन इंसुलिन का भी हो सकता है। जी नहीं सर, वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं था। मैं पिछले 3 साल से इंसुलिन ले रहा हूं सर, तो मुझे पता है सर कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा याद है? सर, चेहरा तो याद नहीं, लेकिन उसने कार्ड से पेमेंट की थी, तो उसकी डिटेल्स मैं साथ ही ले आया हूँ, ये लीजिए। पुलिस के काम की नॉलेज बहुत है आपको। क्राइम शो बहुत देखता हूँ सर। ज्यादा क्राइम शो मत देखा करो सोमनाथ जी, दिमाग क्रिमिनल हो जाता है। एनीवेज, कामिनी, इसके बारे में पता करो। सर, ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से ट्रॉली पर लगा हुआ खून मृतक सुनील का ही है। जो डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनके अनुसार उन्हें कुछ इंजेक्ट करके मारा गया है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है।
उसका एड्रेस पता चला? जी सर, प्रेम नगर, हाउस नंबर 6, करोल बाग। रहना प्रेम नगर में, काम नफरत वाले। वाह, लेट्स गो। सर, घर पर तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पता करो, शायद उन्हें सोनू के बारे में कुछ पता हो। सर, पड़ोसियों से पता चला है कि सोनू पहले मेडिकल स्टोर में काम करता था। उसके बाद उसने एसपीएन मॉल में जॉब पकड़ ली। ये उसकी फोटो। सोनू की हर बात इसी तरफ इशारा कर रही है कि वही खूनी है। मेडिकल स्टोर में काम करते हुए उसे पॉइजन ड्रग की नॉलेज होगी, इसीलिए उसके हाथ में इंजेक्शन था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसने मेहता को मारा क्यों? उससे उसकी दुश्मनी क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सोनू का कार्ड मिसयूज किया है? या एसपीएन मॉल चलो। सोमनाथ जी, क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी जेब से इंजेक्शन गिरा था? हाँ सर, ये वही है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। सर, ये तो गोली चलने की आवाज है। सर, ये तो वही है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। सर, वो तो भाग गया। भागकर जाएगा कहाँ? क्रिमिनल को तो एक ना एक दिन पुलिस की हाथ लगना ही है। मुझे सोनू की सीडीआर चाहिए। सर, ये सोनू की सीडीआर है। मुझे इसमें कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। लेट मी चेक। कामिनी मेहता के बेटे को बुलाओ और बोलो कातिल मिल गया है, उसकी पहचान करने को आ जाए। पर सर, कातिल मिला कहाँ अभी तक? वो भी पता चल जाएगा। कॉल हिम फास्ट। जी। हेलो मनोज, मुझे पता है आप परेशान हैं, मगर आपके पापा का कातिल मिल गया है और पहचान के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। जी सर, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, चाय बोल दो मेरे और अपने लिए। सर, कहाँ है मेरे पापा का खूनी? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहाँ है? आने के लिए शुक्रिया, लेकिन खूनी तो तुम ही हो जिसने अपने पार्टनर सोनू को भी मार डाला। ये क्या बकवास है? मैं क्यों मारूंगा किसी को? मैं किसी सोनू वोनू को नहीं जानता। मैं अपने पापा को क्यों मारूंगा? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। ये शक नहीं है मनोज, सच है। तुम्हें क्या लगा इंस्पेक्टर राठौड़ के हाथों से बच जाओगे? हाँ, मैंने ही अपने पापा को मारा है क्योंकि वो मेरे रास्ते का पत्थर बन गए थे। अमीर बाप होने के बावजूद था तो मैं गरीब ही ना। इसीलिए उनकी जायदाद हथियाने के लिए मैंने अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर उनको जहर का इंजेक्शन देकर मरवा दिया। और सीसीटीवी कैमरास का काम चलने का फायदा उठाकर मैंने लाश को वहीं बेसमेंट में ठिकाने लगा दिया। सोनू को क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे के लालच ने तुम्हें अंधा नहीं क्रिमिनल बना दिया है मनोज जी। तुम्हें तो फांसी होगी। ले जाओ इसे। सर, एक सवाल है, आपको कैसे पता चला कि मनोज ही कातिल है? सोनू की सीडीआर में मनोज का नंबर था। पर आपको मनोज का नंबर कब पता चला? मृतक के फाइल में उसके फैमिली डिटेल्स भी थी जिसमें मनोज का भी नंबर था। आप कमाल के हैं सर। एक ही दिन में केस सॉल्व। अपना तो ऐसा ही है।